हमने करे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, सेकेंडरी फंक्शंस, जस्ट रीड नॉलेज से एक इंपॉर्टेंट है। अब यार और कहीं से तो नॉलेज मिलेगी नहीं ये वाली, तो जब आ ही रही है तो ले लो थोड़ी सी। याद मत करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कम से कम समझने की कोशिश तो करना, थोड़ी नॉलेज ही एनहांस होगी, प्राइमरी फंक्शंस भी सेकेंडरी भी। कह रहे सेकेंडरी फंक्शंस क्या है, कह रहे बैंक्स और भी कुछ सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नॉर्मली बिजनेस अकाउंट्स में होती है, करंट अकाउंट्स में होती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, व्हेन यू कैन विड्रॉ मोर मनी देन व्हाट यू हैव इन योर अकाउंट। आपके बैंक में है 50,000 रुपए, आपने किसी को पेमेंट करनी है 60,000 रुपए की, नॉर्मल सिनेरियो में हो सकता है? नहीं हो सकता। चेक इशू कर दोगे, चेक क्लियर ही नहीं होगा, बाउंस हो जाएगा। बट अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो 50,000 आपके अकाउंट में थे, 60,000 की पेमेंट करिए, आपका बैलेंस हो जाएगा -10,000, आपका बैलेंस हो जाएगा -10,000। ओवरड्राफ्ट हो गया, ओवरड्राफ्ट, यू हैव विड्रॉन मोर देन व्हाट यू हैव इन योर बैंक अकाउंट। तो एक फैसिलिटी ऑफर करता है बैंक, उस पर ऑब्वियसली इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है बिजनेस वालों के लिए। उनको पता है यार मेरे पैसे एक हफ्ते बाद आ जाएंगे, अभी मुझे ऑफर कर दो क्रेडिट, इंटरेस्ट दे दूंगा एक हफ्ते का, क्या टेंशन है। Overdraft facility, it refers to a facility in which a customer is allowed to overdraw मतलब withdraw more than what is available in the बैंक अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट में 50,000 अवेलेबल थे, अरे कोई दिक्कत नहीं है, 60,000 की पेमेंट करनी है कर दो। लिमिट डिपेंड करेगी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पे, आपने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है। लिमिट लोगों की 100 करोड़ भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, वो लिमिट तो डिपेंड करती है ना कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या, आपने कोई एसेट प्रोवाइड करा है कि नहीं करा। दिस फैसिलिटी इज जनरली गिवन टू रिस्पेक्टेबल एंड रिलायबल कस्टमर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। कस्टमर्स हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉन, जितना भी आपने एक्सेस पैसा यूज कर रखा है बैंक का, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कोई डाउट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स मतलब आपके लिए बहुत ही दूर की बात है, बट स्टिल जब नॉलेज ले ही रहे हो तो ले लो ये वाली भी। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिजनेस की दुनिया में क्या होता है, बिजनेस की सुनेंगे, बस कहानी है आपके लिए। बिजनेस की दुनिया में क्या होता है, मैंने आपको सामान बेचा, 50 लाख रुपए का, आपने बोला कि सर 3 महीने दे दो मुझे, मैं पेमेंट कर दूंगी। बिजनेस में नॉर्मल क्रेडिट पीरियड चलता है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब आप तो 3 महीने बाद मुझे पेमेंट कर दोगे, मेरे पैसे तो ब्लॉक हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपसे ना एक एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन करा देता हूँ, एक कागज साइन करा देता हूँ कि 3 महीने बाद आप मुझे पेमेंट करोगे, 3 महीने बाद आप मुझे पेमेंट करोगे। ओके, 3 महीने बाद आप पेमेंट करोगे, तो एक डॉक्यूमेंटेशन करा दी मैंने, कागज पे आपसे साइन करा लिए, कागज पे आपसे साइन करा लिए। अब उस कागज को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, कि जिस कागज पे लिखा है कि एक्स 3 महीने बाद 50 लाख की पेमेंट करेगी, डेट मेंशन्ड है, अमाउंट मेंशन्ड है, उसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। मेरे लिए पैसा आना है तो बिल रिसीवेबल है, आपने पैसा देना है, आपके लिए बिल पेएबल है, जो भी है एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है मेरे पास। वो डॉक्यूमेंट मैं बैंक के पास ले जा सकता हूँ, मैं बैंक को बोल सकता हूँ कि देखो 3 महीने बाद मुझे उससे पैसे मिलने हैं, 3 महीने बाद मुझे उससे पैसे मिलने हैं, मुझे ना अभी पैसों की जरूरत है, ये डॉक्यूमेंट अपने पास रख लो, 3 महीने बाद जाके उससे पैसे ले लेना, आप प्लीज मुझे अभी पैसे दे दो। तो फिर वो वेरीफाई करते हैं कि भैया कौन है, किसने साइन करा हुआ है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, वो सब अगर सेटिस्फाई हो गए तो ही आपको वो पैसे दे देंगे। उसमें भी वो अपनी कमीशन चार्ज कर लेंगे, बोलेंगे अच्छा चलो ठीक है कि 50 लाख का है ना बिल, मैं आपको 48 लाख दूंगा, 2 लाख मेरी कमीशन हो गई, उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। जो भी है आप खुश हो जाओगे, 3 महीने पहले आपको 48 लाख मिल गए, आप अपने बिजनेस में लगाओगे। तो बैंक आपको एक सर्विस ऑफर कर रहा है, क्या है सर्विस का नाम, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। बस बता रहा हूं नॉलेज से, क्योंकि नहीं बताएंगे आपको, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वो तो मैं खुद भी बता रहा हूँ, लेकिन यार एग्जिस्ट करती है ना ये चीजें, तो कम से कम ये तो बताओ कि हाँ हो क्या रहा है, आप लिख ना पाओ उस पर लेकिन जीरो तो ना हो, बस उसके लिए बता रहा हूँ मैं। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल,
एजेंसी फंक्शंस, एजेंसी नॉर्मल इट एक्ट्स एज एन एजेंट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, आप अपने बैंक की फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, आपके बैंक से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, आपके बिहाफ पे बैंक आपके पैसे कलेक्ट करता है, आपके बिल्स पे कर देता है, आप अगर उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे तो। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आपको ट्रैवल करना है, फॉरेन करेंसी चाहिए तो बैंक से जाके ले सकते हैं, और बच गई तो बैंक में वापस भी दे सकते हैं। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, तो बैंक आपके बिहाफ, अपने बैंक अकाउंट से वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, अगर आप बहुत ही मतलब अच्छे खासे कस्टमर हो उनके, तो आपको वो ऐसी कंसल्टेंसी भी ऑफर करते हैं, सेविंग स्कीम्स ऑफर करते हैं कि कैसे आपका टैक्स बचाया जा सकता है। ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, वो आपके बिहाफ पे डीड्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जस्ट रीड वंस, जस्ट रीड वंस। रेफरेंस लेटर, मतलब वो आपके बिहाफ पे रेफरेंस लेटर दे सकते हैं कि भैया बहुत ही अच्छा कस्टमर है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमने कहा ये काम है, रेफरेंस लेटर देंगे बेटा, बिजनेस में काम आता है, आपको किसी के साथ ट्रेड करना है, 6 महीने का क्रेडिट चाहिए, तो ये लेटर काम आएगा ना कि भैया 10 साल से मैंने इनका लोन चल रहा है, आज तक कभी डिफॉल्ट नहीं करा, तो ये सब चीजें काम आती हैं। जस्ट रीड वंस, जस्ट रीड वंस, एजेंसी फंक्शंस। लास्ट है कमर्शियल बैंक्स में, ये सब रीड करने की चीज है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इम्पॉर्टेंट। जनरल फंक्शंस, लॉकर फैसिलिटी, बैंक आपको फैसिलिटी ऑफर करता है कि लॉकर खोल लो, वहां पे अपने ज्वेलरी रख लो, ब्लैक मनी रख लो, जो भी रख लो, कुछ भी, मतलब एक फैसिलिटी ऑफर करता है, तो लॉकर फैसिलिटी। ट्रैवलर्स चेक्स, ट्रैवलर्स चेक्स, अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हम अपना कार्ड भी यूज करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रैवलर्स चेक, जिसमें बैंक आपको एक चेक सा बना के दे देता है, उसकी वैल्यू जो भी है, जितने का भी आपको चाहिए, 1 लाख का चाहिए, 10 लाख का चाहिए, तो ट्रैवलर चेक का फायदा क्या होता है, एक सिक्योर्ड है, आप वहां पे जाके उसको एनकैश करा सकते हैं। कैश लेके जाएंगे, कैश तो चोरी हो सकती है ना, ट्रैवलर्स चेक थोड़ा सा सिक्योर्ड फॉर्म है, थोड़ा सा सिक्योर्ड फॉर्म है कि बैंक से जाके आपको एनकैश कराना पड़ेगा, वेरिफिकेशन, चोरी करके ट्रैवलर्स चेक मतलब करने को कोई भी फ्रॉड हो सकता है, बट फिर भी पकड़े जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैश तो कैश है ना, आप सीधा कैश लेके घूम रहे हो, वो चोरी हुई तो इम्पॉसिबल है कि हम उसको ढूंढ पाए, इंसान को ट्रेस करने का तरीका नहीं है। लेकिन ट्रैवलर चेक जो है वो किसी बैंक के साथ जाके एनकैश होगा, तो जब बैंक पे एनकैश होगा तो दिख जाएगा ना भाई कौन आया उसको एनकैश कराने, थोड़ा सा सिक्योर्ड तरीका होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में काम आता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में काम आता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। मैंने यहाँ से यूएस से सामान इंपोर्ट करना है, अब दिक्कत क्या होती है, एडवांस में पेमेंट कर दूं तो मैं डरा डरा बैठा रहूंगा सामान आएगा कि नहीं आएगा, और मैं बोलूं कि आप सामान भेज दो तब मैं पैसे दे दूंगा, तो वो डरा रहेगा कि मैंने सामान भेज दिया और कल को पैसे नहीं आए तो क्या होगा। तो ऐसे सिनेरियो में ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एलसी, एलसी कहते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बैंक आपको क्रेडिट लाइन देता है, बैंक गारंटी लेता है, और उनके नाम पे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यूएस की कंपनी से सामान मंगवाना है, तो यूएस की कंपनी के नाम पे एलसी इशू हो जाती है, एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो उसमें कंडीशन क्या होती है, कह रहे हम आपको अभी कोई पैसे नहीं दे रहे, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाइड, जैसे आपने अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि जैसे गुड्स थे वो सही फॉर्म में इंडिया पहुंच गए, तो जैसे ही वो इंडिया के पोर्ट पे पहुंच गए ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो ना वो परचेजर रोक पाएगा ना कोई रोक पाएगा, तो फिर वो टेंशन फ्री अपना काम कर पाएंगे। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के काम आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज मतलब ये सब ना बहुत हाई लेवल की बातें हैं, बट मेरे से ना वो होता नहीं है कि छोड़ो रहने दो मत पढ़ो, एग्जाम में नहीं आएगा, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, ये टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, तो बस मीनिंग से पता होना चाहिए। अंडर राइटिंग, इतनी भारी भारी टर्म्स है ना ये, किसी कंपनी को पैसा रेज करना है, किसी कंपनी को पैसा रेज करना है, तो वो क्या निकालते हैं, आईपीओ। क्या निकालते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी पैसा रेज करती है शेयर्स इशू करके, तो उनको ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने साथ अटैच करना होता है,
पैसा आएगा, कौन करेगा ये सब? तो बैंक्स बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं एज अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स, दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ completing this process of raising money through shares, and they also help in fulfilling the minimum subscription criteria. कंपनीज एक्ट ने बोला कि जब आप शेयर्स इशू करेंगे ना, तो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर 90% आपने शेयर्स इशू करे 100 करोड़ के, अगर 90 करोड़ तक की एप्लीकेशन नहीं आई ना मिनिमम, तो आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, आपको सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो अंडरराइटर्स वो गारंटी लेते हैं कि ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट कराएंगे। और वैसे ही जब कोई कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च कर रही है और उसके साथ कोई बड़ा बैंक अटैच्ड हो, तो मतलब वो उसको बैकिंग दे रहा है ना, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा एज एन इन्वेस्टर कि यार HDFC बैंक इनको बैकिंग दे रहा है, तो बड़ी कंपनी होगी तो हम भी पैसा लगा लेते हैं। तो वो एक गुडविल जनरेट करता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जनरेट करता है। अंडरराइटर्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं बैंक्स। एंड लास्टली कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेटा कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को शेयर करते हैं, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। तो बेटा ये सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, ये सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। नॉलेज तो जिंदगी भर काम आएगी, ठीक है ना? तो मेरी एडवाइस होगी कि बस कम से कम एक ऑनेस्टली रीड कर लेना, ऑनेस्टली रीड कर लेना। कोई चीज नहीं समझ आएगी तो पूछने का भी पूरा हक है आपका। मैं ये नहीं बोलूंगा बेटा एग्जाम में नहीं आएगी छोड़ो ना, नहीं, वो तो फिर मैं छोड़ो तो ये स्लाइड ही छोड़ देता। ये काम इसमें 2 मिनट का काम का था। मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शन के हेडिंग्स, उनके लिए वन लाइनर मीनिंग, और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना इंपॉर्टेंट था इस स्लाइड में। बट जो बाकी चीज है ना वो बड़ी ही हैवी, बट प्रैक्टिकल लाइफ में काम किए, प्रैक्टिकल लाइफ में काम किए, तो कम से कम टर्म्स तो पता हो, तो जस्ट रीड।